नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दुनिया की ताकत इस वक्त दो हिस्सों में विभाजित हुई है। एक अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी देश, वहीं दूसरी तरफ रूस जैसा ताकतवर देश है। और जहां तक भारत का सवाल है तो भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है। भारत का रिश्ता इजराइल से भी अच्छा है, भारत का रिश्ता रूस से भी अच्छा है। और इस वक्त ईरान में किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तेहरान के ग्रैंड बाजार से निकला हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे ईरान में फैल चुका है और आग की तरह यह फैल रहा है। अब बात यहां तक आ गई है कि अब यह कहा जा रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो भारत को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर ईरान में तख्ता पलट होता है और जो भी ईरान में नई सरकार बनती है या फिर नया ईरान बनता है तो इससे भारत को मजबूती मिलेगी। भारत के लिए यह मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर यह भारत के लिए बुरा होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी केशव हैं। केशव, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही यह जिक्र किया कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में तेहरान के बाजार से निकला विरोध प्रदर्शन अब पूरे ईरान में फैल चुका है और लगातार वहां पे खामनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब ऐसे में यही सवाल है कि ये भारत के लिए, भारत के नजरिए से ये इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए नियाज, जो ईरान में हो रहा है वो भारत के लिए किसी भी अंदाज से सही नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के जो वेस्ट एशिया, जिसे आज मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, उससे बेहतर संबंध रहे हैं। चाहे सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ ग्रैंड मॉस्क है, मक्का मदीना का कस्टोडियन है, उससे भी अच्छे संबंध रहे हैं और ईरान से भी अच्छे संबंध रहे हैं, जो कि एक शिया मुल्क है और ईरान और सऊदी के तल्ख रिश्ते रहे हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत के लिए कतई आसान नहीं होगा ईरान के मामले में एक तटस्थ रुख रखना, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहां पे खामनेई रिजीम का तख्ता पलट हो और वहां पे वही कुछ हो जो 1979 से पहले राजा पहलवी की सत्ता थी। ईरान में जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 1953 में भी अमेरिका ने जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी उसको अपदस्थ किया और राजा पहलवी के नेतृत्व में जो पहलवी शासन था उसको सत्ता सौंप दी थी। तो अमेरिका के लिए कह सकते हैं कि जो पुराना ढर रहा था उस पर लौटने जैसा ही है। भारत के लिए इसलिए चुनौती भरा होगा क्योंकि भारत अगर ईरान में अगर अमेरिका का साइड लेता है तो कह सकते हैं कि ईरान या जो शिया मुल्क है वो नाराज होंगे। एक मुस्लिम देशों के साथ जो उसके रिश्ते हैं, भारत एक न्यूट्रल फोर्स माना जाता है, ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है और ये कहा जाता है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है, वहां भारत के लिए चुनौती साबित होगा। दूसरी तरफ भारत के लिए आंतरिक परेशानी भी है, क्योंकि भारत में एक अच्छी खासी तादाद जो है मुस्लिमों की है और उसमें भी शिया मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है, जो कि लखनऊ में है, जो बीजेपी का वोट बैंक भी है। लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो वहां से जीतते रहे हैं, शिया खुलकर के विरोध करते रहे। जो भारत में सुन्नी मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी का विरोध करते हैं, तो वहीं बोहरा और शिया समुदाय के जो मुस्लिम है बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। ऐसे में उनके लिए आसान नहीं होगा कि वो ईरान के खिलाफ जाकर के अमेरिका का साथ दें, इजराइल का साथ दें। दूसरी तरफ आज कल देश में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अगर वहां पे अगर भारत इस तरीके करते हैं तो भारत के लिए आंतरिक स्थिति भी पैदा हो सकती है। और अगर मान लेते हैं कि तख्ता पलट हो भी जाता है, एक सरकार बदल भी जाती है, तो व्यापारिक लिहाज से भारत के लिए एक तरीके से फायदेमंद इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि भारत ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट करके चाबहार पोर्ट का वहां निर्माण किया है, जो इसलिए उसका निर्माण किया गया था न्याज, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से सेंट्रल एशिया तक भारत की जो पहुंच है पाकिस्तान की वजह से महदूद है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बाघा अटारी के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते जो भारत की कह सकते हैं वहाँ रास्ता है उसको रोक देता है। तो भारत ने कोशिश की कि चाबहार पोर्ट का निर्माण किया जाए, वहां से रूस तक दूसरे सेंट्रल एशिया ममालिक तक जाया जाए। ऐसे में अगर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वेस्टर्न नेशन का, अमेरिका का, और अभी भी आपने देखा कि जो ईरान के साथ कारोबार करता है उस पर अतिरिक्त 25% यानी कि 75% कह सकते हो सकता था टैरिफ पेनल्टी। तो इस लिहाज से भारत के लिए चुनौती थी। अगर ईरान में यहाँ एक जगह मैं रोकूंगा केशव, जैसा कि आपने कहा कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो व्यापारिक लिहाज से भारत के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है और चाबहार का आपने जिक्र किया
और चाबहार का हमें पता है कि ये पिछले दशक से ही, मतलब एक दशक से ये लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो व्यापारिक जो है संबंध और ज्यादा बढ़ेंगे और उसमें आसानी भी आएगी। लेकिन यहां पर सवाल मेरा ये है कि केशव, आप देख रहे हैं कि अमेरिका अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका क्या ही पिट्ठू कोई ईरान में बैठेगा, क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये 1979 जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन वहां पे ईरान में हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा वहां पे विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स पे जिनकी नजर बनी रहती है और ये जानकार ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को हमेशा से ईरान से दिक्कत रही है, और ईरान में अगर तख्ता पलट होता है तो यह सब कुछ अमेरिका करवाएगा और अमेरिका का ही कोई ना कोई पिट्ठू ईरान पर बैठेगा। ऐसे में अभी वर्तमान स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो भारत के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका से अच्छा नहीं है। टैरिफ का किस तरीके से टैरिफ वॉर एक ट्रंप ने छेड़ा हुआ है, और लगातार जानबूझ करके उल जुलूल वो बयान देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, वॉर रुकवाने की बात करते हैं, तमाम तरह के बयान वो देते रहते हैं, और ये बयान ये साबित करते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत से चिढ़े हुए हैं इस वक्त। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है और अमेरिका के शह पर कोई वहां पर सत्ता पर काबिज होता है तो क्या भारत के रिश्ते ईरान से उतने बेहतर हो पाएंगे जो कि अभी हैं? देखिए, भारत को फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। वेनेजुएला में जब सत्ता एक तरीके से मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उनकी मतलब राष्ट्रपति जो पद था उनसे छीन लिया गया और गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया, उसमें ही भारत ने वेनेजुएला की जनता का साथ दिया। भले कह सकते हैं मॉरली तौर पे या लीगली तौर पे कह सकते हैं कि वेनेजुएला के साथ भारत खड़ा हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं होता अमेरिका के साथ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना। जहां तक ईरान की बात है और ट्रंप के साथ देने की बात है, फरीद जकारिया के मैं शब्दों में कहूंगा, जो अमेरिका के दिग्गज पत्रकार हैं, उन्होंने एक कॉलम में बीते दिनों कहा था कि ट्रंप के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो जरूर खराब हो रहे हैं, लेकिन ये भारत को समझना होगा या भारत जैसे देशों को समझना होगा, जो जानते हैं वो जानते हैं कि भारत जैसे देश 40 साल के लिए अपनी पॉलिसी बनाते हैं और 40 साल के लिए सोचते हैं और फ्यूचर के लिए कोई भी चीज कोई काम करते हैं, ध्यान में रख के काम करते हैं। लेकिन ट्रंप या अमेरिका का कोई भी जो आता है राष्ट्रपति, वो 4 साल के लिए सोचता है। तो ट्रंप के 2 साल बीतने वाले हैं, 2 साल बचे हैं, भारत जैसे देश कभी भी झेल लेंगे। लेकिन ट्रंप के आंख मूंदे हुए फैसले और जो कह सकते हैं ना कि पुराने दौर में अमेरिका लौट रहा है, जहां से फिर से विस्तारवादी नीति अपना रहा है कि दूसरे देशों पे कब्जा कर रहा है, तख्ता पलट कर रहा है, फिर से सरकारें उखाड़ फेंक रहा है, यानी कि शांति काल में आप देख रहे हैं कि युद्ध सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहा है। भारत किसी कीमत पे अमेरिका का साथ इस मुद्दे पे नहीं दे सकता। भारत कतई ईरान के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं अफोर्ड कर सकता, व्यापारिक लिहाज से भी नहीं और इथिकली भी सही नहीं है। भारत के ईरान से संबंध रहे हैं। देखिए, ईरान क्यों चूकता है अमेरिका को? ईरान जो मुस्लिम उम्मा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम उम्मा में सबसे पढ़ा लिखा देश ईरान है। उसकी अपनी सिविलाइजेशन है जो कि अरबियों से अलग है, पर्शियन सिविलाइजेशन को वो प्रतिनिधित्व करता है। सियाओं का सबसे बड़ा देश है। उसकी आर्ट कल्चर कह सकते हैं अमेरिका से किसी भी कीमत पे नहीं कम नहीं है। उसके खान पान अभी भी इतने प्रतिबंधों के बावजूद ईरान झेल रहा है। फार्मास्यूटिकल्स उसके सबसे बेहतर हैं, आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा है, ऑयल गैस जो है, देखिए सऊदी अरब में जो है पेट्रोकेमिकल्स हैं, ईरान में सीएनजी हैं जो कि ग्रीन गैस माने जाते हैं, जो कि आने वाले दिनों में कह सकते हैं राज करेगा ईरान। यानी कि अगर पेट्रोकेमिकल्स की पर्यावरण के कारण अगर कह सकते हैं मांग में कमी आ रही है तो ईरान के गैस की जो मांग है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आपको समझना होगा कि ईरान क्यों चूकता है। दूसरी बात, ईरान की जहां तक बात है, देखिए जहां तक अगर आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो खराब हुए उसकी शुरुआत जो हुई वो यूक्रेन और रूस में जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ही भारत ने तेल लेना बंद नहीं किया था रूस से, और इसी वजह से उसी वक्त से अमेरिका जो है वह नाराज चल रहा है और तमाम तरह के उन्होंने प्रतिबंध लगाए, धमकियां भी दी और अब उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अब अमेरिका की बात है, अमेरिका ने यह कहा कि अब तक, जैसे कि मानवाधिकार की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अब तक 2000 के आसपास वहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो मारे जा चुके हैं, और अमेरिका इसको मुद्दा बना करके ये कहता है कि अगर ईरान में ये सब कुछ नहीं रुकता है तो फिर अमेरिका एक्शन ले सकता है। मतलब इस तरीके की 2000
मौत होने पर अमेरिका इस तरीके का बयान देता है और सख्त चेतावनी देता है, लेकिन यही अमेरिका जब बांग्लादेश में लोग मारे जाते हैं, जब वहां पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो यह अमेरिका खामोश रहता है। यह अमेरिका जब फलस्तीन में 70,000 से ज्यादा मासूम वहां पे मारे गए, गाजा में बमबारी हुआ, इजरायलियों ने बमबारी किया, वहां पे मारे गए, फिर भी अमेरिका जो है वो खामोश रहता है, उसे मानवाधिकार याद नहीं आता है। और तो न्यास इराक में क्या किया? हाँ, इराक में न्यूक्लियर वेपन कह के पूरा तहस नहस कर दिया गया, तब भी मानवाधिकार इन्हें याद नहीं आता है। और अभी तक जो फलस्तीन में 70,000 से ज्यादा लोग तो मारे गए, इसके साथ साथ 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरा गाजा जो है वो कब्रिस्तान बना हुआ है, और ये सब कुछ करने वाला कौन है? इजराइल है। लेकिन अमेरिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, उसे मानवाधिकार याद नहीं आता है, बांग्लादेश पे याद नहीं आता है। यह अमेरिका पाकिस्तान को शह देता है। पाकिस्तान जो कि एक आतंकवादी देश है, आसिम मुनीर जो कि हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसे अपने यहां सम्मानित करता है। तो ये जो अमेरिका की दोहरी नीति रही है, जो डुअल फेस रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व चाहिए और पूरी दुनिया को उसे अपने तरीके से चलाना है। तो ये ईरान नहीं होने देता है। ये ईरान हमेशा उनकी आंखों में आंखें डाल करके बातें कर रहा है। भारत जो है अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। तो क्या ये सब कुछ आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका जानबूझ करके कर रहा है? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी रही है, मतलब जब से 1953 में ईरान में सत्ताधारी जो लोकतांत्रिक सरकार थी मोसादेक की, उसको पलटी गई। उसके बाद उसने एक तरीके से ऑफिशियली अपने आप को अपना लिया कि उसे सरकारों को तख्ता पलट करना है, मफाद के अनुसार अमेरिका जो है बिहेव करता है। वही अमेरिका है जो मानवाधिकार का ज्ञान देता है, रूल बेस्ड ऑर्डर का ज्ञान देता है, क्वाड बनाता है। क्यों? क्योंकि मैरीटाइम डोमेन में जो कैसे फ्री एक्सेस है, ओपन एक्सेस है, वो बरकरार रहे। लेकिन वेनेजुएला में जाकर के तेल को हड़प लेता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्तार कर लेता है। वही अमेरिका चीन को कहता है कि ताइवान पर कार्रवाई नहीं करो। हम भी कहते हैं कि मतलब ताइवान में कार्रवाई नहीं हो सकती, ताइवान एक चीन का पार्ट नहीं है। लेकिन किस मुंह से आप चीन को कहेंगे कि कार्रवाई ना करो? किस मुंह से आप चीन को कहेंगे फिलीपींस के जो मैरीटाइम डोमेन है उसमें एक्सेस ना करो, कब्जा ना करो? किस मुंह से आप पाकिस्तान को कहेंगे कि अफगानिस्तान पर हमला ना करो? तो कुल मिलाकर के अमेरिका की दोहरी नीति है जो खुलकर सामने आई है। और इसी मामले में भारत ग्लोबल लीडर बनता है जब वो अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेता है कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने पे हम फैसले नहीं करेंगे, तुम्हारे कहने पर ना तेल खरीदेंगे ना तेल खरीदना बंद करेंगे। भारत ने साफ कहा है कि तेल खरीदने का जो फैसला ना भारत करता है, ना ही अमेरिका करता है, ना ही रूस करेगा। तेल खरीदने का फैसला हमारे हित तय करेंगे, मार्केट तय करेंगे कि मार्केट में क्या रेट मिल रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है, कौन दे रहा है, कितने सस्ते दाम में देगा, तो ये तय करेगा। तो भारत ने एक तरीके से बता दिया है कि जो अमेरिका है जो कर रहा है गलत कर रहा है। वेनेजुएला मामले स्टेटमेंट दे करके, और ईरान वाले मामले मुझे नहीं लगता है कि भारत सीधे तौर पर अमेरिका के साथ जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ संबंधों को खराब करने वाला साबित। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत कभी भी नहीं जाएगा अमेरिका के साथ और ना ही ईरान के साथ, क्योंकि हमेशा से भारत, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा, कि भारत जो है हमेशा से न्यूट्रल पॉलिसी को ही वो फॉलो करता रहा है, और चाहे वो कोई भी मामला हो। लेकिन अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत कोई भी फैसला लेगा तो वो ईरान के हित में ज्यादा लेगा, ईरान को ध्यान में रखते हुए ज्यादा वो कोई भी फैसला लेगा। क्योंकि अमेरिका जब तक कि वहां पर ट्रंप हैं, तो अमेरिका समझ जाइए कि एक गिरगिट की तरह वो कभी भी रंग बदल सकता है, क्योंकि अभी वहां पर जो कब्जा है वो ट्रंप का है, और अमेरिका पर किसी भी हालत में विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब भी दोस्त चुनने की बारी आती है तो भारत रूस को अपना दोस्त बनाता है। अमेरिका चाहे कितना भी प्रतिबंध लगा ले, चाहे किसी भी तरीके से धमकियां दे दे, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस के रिश्ते आज भी ठीक हैं, और ईरान के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते ठीक हैं। ईरान चाबहार, चाहे प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स और चाय और बासमती चावल, ये तमाम जो चीज़ें आती हैं, या आयात निर्यात की बात हो, ये तमाम जो है रिश्ते, ये तमाम चीज़ों का आयात निर्यात कहीं ना कहीं भारत और ईरान के रिश्तों को और मजबूत करता है। और हमेशा से भारत जो है वो न्यूट्रल रहेगा, और अगर चुनने की बारी आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ईरान की तरफ ही ज़्यादा जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।